नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं नीरज अग्निहोत्री लेकर हमारे चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट के क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज के जो कि बचे हुए हैं। अभी इंटरनल क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको बता चुका हूं। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स में जो स्टार्टिंग के आपको 3 या 4 क्वेश्चंस दिखेंगे वो एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जो कि आप खुद कर सकते हैं या आप बुक की हेल्प भी ले सकते हैं। तो मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन नंबर 5 से। उस क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कुछ रिएक्शंस उन्होंने करने कहा है और उन रिएक्शंस में मेन जो रिएक्टेंट होगा वो कोई एसिड या कोई बेस होगा। क्यों? क्योंकि हमारा चैप्टर ही रिलेटेड है एसिड बेस से। ठीक है, तो पहला मैं रिएक्शन देख लेता हूँ। पहला रिएक्शन उन्होंने बोला है क्वेश्चन नंबर 5 में, जो डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड है वो जिंक के ग्रेन्यूल्स से रिएक्शन करता है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 रिएक्शन नंबर 1। तो हम डायरेक्टली जो यहाँ पर अपना फोकस करने वाले हैं वो रिएक्शन की तरफ करने वाले हैं। इन्होंने बोला है कि जिंक के ग्रेन्यूल्स को आप H2SO4 से रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, कराते हैं। अब भाई जिंक एक मेटल है और H2SO4 एक एसिड है, और मैंने आपको बताया है कि मेटल और एसिड के रिएक्शन में H2 जो गैस है यानी कि हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट होती है, और सॉल्ट प्रिपेयर एक और जो प्रोडक्ट होता है वो सॉल्ट होता है। तो यहाँ पर पहला जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है जिंक सल्फेट ZnSO4 एंड जो H2 गैस है वो लिबरेट हो रही है, बाहर निकल रही है। तो ये जो है फर्स्ट जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ये उसकी इक्वेशन है जो कि हम पहले भी कर चुके हैं, है ना। अब हम देख लेते हैं सेकेंड इक्वेशन क्या बोल रही है। तो सेकेंड इक्वेशन में इन्होंने कहा है कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो मैग्नीशियम से रिएक्शन करता है। ठीक है, मैग्नीशियम किससे रिएक्शन कर रहा है? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होती है वो +2 होती है, हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी -1 होती है। अब जब हम रिएक्शन करेंगे तो हमें ये मालूम है कि मैग्नीशियम क्योंकि पॉजिटिव वैलेंसी वाला है वो नेगेटिव वाले के साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि मैग्नीशियम और क्लोरीन की रिएक्शन होगी। करेक्ट है? ठीक है भाई, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं इसकी वैलेंसी है +2 और इसकी वैलेंसी है -1। उसका मतलब क्या है? क्रॉस आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्लोरीन जो है वो डबल हो जाएगा, यानी कि हमें जो पहला प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है MgCl2+। अब भाई प्रॉब्लम आ गई। कैसी प्रॉब्लम आ गई? देखिएगा, जो यहाँ पर बैलेंस करने का जो काम है वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, क्योंकि यहाँ पर सिंगल क्लोरीन लिखा हुआ है और यहाँ डबल है। तो मुझे क्लोरीन डबल करना होगा इधर, तो मैं इधर 2 लगा देता हूँ। तो जैसे ही मैं 2 लगाता हूँ क्लोरीन तो डबल हो गया, साथ ही हाइड्रोजन भी डबल हो गया। और हाइड्रोजन डबल है, इसका मतलब यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट हो रही है। तो यहाँ पर बनता क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट होती है। तो इस तरीके से ये जो रिएक्शन थी ये हमने कंप्लीट कर ली, है ना। हमें बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करने की तरफ भी ध्यान देना होगा। हमने केवल इक्वेशन लिख ली, उसके रिएक्टेंट्स उसके प्रोडक्ट्स लिख लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। हमें उसको बैलेंस करना भी आना चाहिए, जो कि मैं आपको चैप्टर नंबर 1 में समझा चुका हूँ, है ना। तो यहाँ पर भी उस चीज़ का ध्यान रखना है। अब हम आ जाते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भाई? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, एल्यूमिनियम किससे रिएक्ट कर रहा है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से। तो मैंने यहाँ लिख दिया Al + H2SO4। अब ये रिएक्ट करते हैं, तो ये थोड़ा सा समझने वाली रिएक्शन है
क्योंकि पहले भी हमने देख चुके हैं जो एल्यूमिनियम है इसकी वैलेंसी होती है +3, हाइड्रोजन की होती है +1, लेकिन यहाँ पर क्योंकि डबल है तो वो डबल हो जाएंगे, और सल्फ्यूरिक एसिड की होती है -2, यहाँ पर 2 के कारण ये +2 हो जाएगा, लेकिन मैं लिखूँगा +1 ही क्योंकि वैलेंसी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये अब ये प्लस वाला है, ये भी प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, मतलब एल्यूमिनियम किससे जाके रिएक्ट करने वाला है? सल्फेट के साथ में, है ना। अब सल्फेट के साथ रिएक्ट करने वाला है, इसकी वैलेंसी +3 है, इसकी वैलेंसी -2 है। तो मैंने आपको बताया है कि मोस्टली 2 और 3 के केसेस में हमें जो है उन्हें 6 बना लेना चाहिए, मतलब उनका जो एलसीएम जो हम करते हैं 2 और 3 का, वैसे ही यहाँ पर कर ले हम, है ना। यानी कि भाई यहाँ पर 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई आप इससे कर दीजिए, और यहाँ पर 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई आप इससे कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये 2 3 = 6, समझ गए। मतलब 2 इधर है तो 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दें, 3 इधर है तो 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दें। अब देखिए, अब ये बैलेंस हो गया है। अब देखिए मैं क्या रिएक्शन लिखता हूँ, Al2SO4 3 + 3H2, यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट हो रही है। क्यों? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड अगेन जो है वो मेटल से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो एल्यूमिनियम सल्फेट है उसका एक्चुअल फार्मूला ये होता है। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम और सल्फेट की जो वैलेंसीज हैं उन्हें बैलेंस करने के लिए हमें एल्यूमिनियम में 2 का और सल्फेट में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जो कि अकॉर्डिंग टू वैलेंसी को बैलेंस करने का जो मैंने आपको एक तरीका बताया है उसके थ्रू हमें ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप। यहाँ पर आप चाहे तो वैलेंसी चेक कर सकते हैं, सारे कुछ बैलेंस फॉर्म में लिखे हुए हैं। अब मैं आ जाता हूँ इसका लास्ट वाला जो है 4th। मैं बैलेंसी की तरफ इसलिए आपको ज़्यादा ध्यान देने की बात कर रहा हूँ क्योंकि बैलेंसी जो सीखना है हमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनल क्वेश्चन पेपर में 80% चांसेस होते हैं कि आपको कुछ रिएक्शंस जो हैं वो बैलेंस करने के लिए दी जाती हैं। अब चाहे वो हो सकता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो या हो सकता है वो एज अ क्वेश्चन आपको दे दे, ठीक है। तो लास्ट इक्वेशन है डाइल्यूट HCl, और इसको जो है वो आयरन के साथ रिएक्शन कराई है इन्होंने। तो देख लेते हैं हम 4th इक्वेशन। आयरन मतलब Fe, और इसे रिएक्ट कराया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, दैट मीन्स HCl, ठीक है। अब यहाँ पर भी Fe जो है वो पॉजिटिव वैलेंसी वाला है, बट +3 वैलेंसी होती है इसकी, कहीं कहीं पर +2 भी होती है, ठीक है। आयरन की डबल वैलेंसीज होती हैं, +2 एंड +3। अब वो क्यों होती है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर +3 वैलेंसी है, इसकी +1 वैलेंसी है, इसकी -1 वैलेंसी है। मतलब जो आयरन है वो डायरेक्टली किससे रिएक्ट करेगा भाई? क्लोरीन से, हाइड्रोजन से नहीं कर सकता। और क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो भी पॉजिटिव वाला है, ओके। अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो क्या किया जाए? सीधी सी बात है, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं वो जो एक कंडीशन है बनने वाली वो क्रिएट होगी। तो मैं कर देता हूँ, यहाँ पर बनेगा क्या? FeCl3। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे आयरन मतलब एक मेटल है, वो एक एसिड से रिएक्ट करती है, तो सीधी सी बात है कि सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, और हाइड्रोजन गैस दैट मीन्स H2, है ना। अब हमें बैलेंस करना है ये इक्वेशन, देखिएगा ये तो हमने बैलेंसी के थ्रू जो है लिख दिया कि भाई ये प्रोडक्ट्स फॉर्म होने वाले हैं। अब देखिए क्लोरीन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, मतलब मुझे 3 तो यहाँ लिखना ही पड़ेगा, एटलीस्ट 3 तो मुझे लिखना ही पड़ेगा। चलें मैं 3 लिख देता हूँ। बट अब प्रॉब्लम ये आ गई कि यदि मैं यहाँ पर 3 लिखता हूँ और यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, अब फिर कैसे काम बने? तो देखिए हम एक काम कर सकते हैं कि भाई यहाँ हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 3 है, तो 3 2 हम 6 भी लिख सकते हैं। तो यदि मैं 6 लिखता हूँ
तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाइड्रोजन 6 है, यहाँ 2 है, तो मैं आगे 3 लगा दूँ तो ये 3H2 हो जाएगा। अब H2 ही इसलिए है क्योंकि हाइड्रोजन के डबल मॉलिक्यूल्स मिलकर एक एटम बनाते हैं हाइड्रोजन गैस का, ठीक है, इसलिए H2 जो है वो प्रॉपर फॉर्म है हाइड्रोजन गैस का, ठीक है। अब यहाँ पर FeCl3 है, क्लोरीन कितना है, यहाँ पर 3 है बट यहाँ पर 6 है, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, तब तो ये जाकर 2 3 6 होगा। लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ हो जाती है कि जो Fe है वो भी डबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने आगे 2 लगाया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पर 2 लगा देता हूँ। ये लीजिए, ये पूरी की पूरी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई, ठीक है। यहाँ पर बना क्या भाई, Fe और HCl के रिएक्शन में मुझे सॉल्ट मिला, मतलब फेरिक क्लोरेट और हाइड्रोजन गैस जो है ये फेरिक क्लोरेट है। क्लोराइड कब होता है? जब डबल क्लोरीन होंगे वहाँ पर, ठीक है। तो ये थी हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की इक्वेशंस। अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि अल्कोहल एंड जो ग्लूकोज हैं उनमें हाइड्रोजन आयंस तो होते हैं, लेकिन उन्हें एसिड क्यों नहीं कहा जाता। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, इन्हें हाइड्रोजन क्यों नहीं कहा जाता। एक पिछले हम एक क्वेश्चन में पहले भी देख चुके हैं, इंटरनल एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस थे। अब फिर से वही चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए होता क्या है कि जो एसिड्स हैं, दैट मीन्स के H2SO4 और HCl यह करते हैं, ये हाइड्रोजन आयंस तो इनमें होते हैं, ये तो डेफिनेट है क्योंकि एसिड है, बट इनके जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो वाटर के साथ डिसॉल्व होकर, डिसएसोसिएट होकर हाइड्रोनियम आयन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। अब हाइड्रोनियम आयन यदि प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली हाइड्रोनियम आयन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में हेल्प करता है। समझ रहे हैं मेरी बात। बट ये जो ग्लूकोज और अल्कोहल की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली उसमें भी हाइड्रोजन आयंस हैं, बट ये जो ग्लूकोज और अल्कोहल हैं ये वाटर के साथ डिसएसोसिएट नहीं होते हैं, डिसएसोसिएशन इनका नहीं होता है, और ना ही डिसएसोसिएट होने के बाद ये हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करते हैं या H+ आयंस प्रोड्यूस करते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोवाइड हो सके या प्रोड्यूस हो सके। तो एक मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो कराते हैं एक एसिड से और एक ग्लूकोज या अल्कोहल से, है ना, तो होगा क्या कि भाई जो H2SO4 सॉल्यूशन है, जो एक्चुअल एसिड है, उससे क्योंकि उसमें H+ आयन जो है वो डिसॉल्व होता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को जो है फ्लो कराने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। बट ये जो अल्कोहल और ग्लूकोज है इनमें H+ या हाइड्रोनियम आयन जो है वो फ्लो नहीं होता है या डिसॉल्व नहीं होता है, इस कारण से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो नहीं होती अल्कोहल या ग्लूकोज से। दैट इज व्हाई वी नॉट कंसीडर दीज टू इन द कैटेगरी ऑफ एसिड। मैं पहले आपको लिखवा चुका हूँ, तो आप लोग जो है जो मैंने समझाया है आपको उसको समझकर लिख सकते हैं। और हम क्योंकि क्लास 10th में हैं तो कोशिश कीजिए कि जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझकर आप अपने वर्ड्स में आंसर लिखें, है ना। मैंने लिखा, आपने देखा, उसको देखकर आपने लिख लिया, तो उससे बातें क्लियर नहीं होती हैं। इसलिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कि यदि मैं लिखवाता भी हूँ तो उसे समझा कर लिखवाऊँ, जिससे हमें आगे जाकर प्रॉब्लम्स ना हो। तो कोशिश कीजिए कि जो मैं समझा रहा हूँ उसे अपने वर्ड्स में लिखें, आप बस सही लिखें, इतना ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है कि प्योर वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता, जबकि जो रेन वाटर है वो कंडक्टर होता है, क्यों? ऐसा कुछ क्वेश्चन में लिखा हुआ है। देखिए प्योर वाटर जो है, प्योर वाटर मतलब प्योर फॉर्म है H2O, उसमें कोई भी इम्प्योरिटी मिक्स नहीं है। अब क्योंकि प्योर वाटर है, कोई भी इम्प्योरिटी मिक्स नहीं है, तो उसमें जो कहना चाहिए H+ आयन होगा ना, है ना, वो डिसॉल्व होने के बाद H+ आयंस बहुत ही कम होते हैं, है ना। यह कहना चाहिए प्योर वाटर में एसिडिक प्रॉपर्टी जो है वो बहुत ही कम होती है,
H प्लस आयन के डिज़ोल्व होने का एक जो रेट है वो प्योर वाटर में बहुत कम होता है, इसलिए वो जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है या इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता है। ठीक है, यदि मैं इंग्लिश में इसको बोलता हूँ तो प्योर वाटर नॉट डिजॉल्व्स इन H प्लस आयन्स properly or in excess quantity, that is why it is not a good conductor of electricity। जबकि होता क्या है कि जो रेन वाटर है ना, whereas the रेन वाटर है ना, अब जो रेन वाटर है उसमें क्या है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ मिक्स हैं, बहुत सारे केमिकल मिक्स हैं। अब ये केमिकल्स कैसे मिक्स हैं तो आपको मालूम है, पॉल्यूशन के कारण जो रेन वाटर है वो प्योर नहीं रह जाता, वो इम्प्योर हो जाता है, उसमें बहुत सारी जो है वो इम्प्योरिटीज़ मिक्स हो जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ एसिड। हमने देखा है सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ये सारी चीज़ें जो है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये रेन वाटर में कहीं ना कहीं मिक्स होती हैं, जिसके कारण उसकी जो प्योरिटी है वो ख़त्म हो जाती है और वो इम्प्योर हो जाता है। अब क्योंकि वो इम्प्योर है, उसमें कुछ सब्सटेंस जो हैं वो ऐसे हैं जो उसे एसिडिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसमें H प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ा रहे हैं, इसलिए जो रेन वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, तो जो मैंने पहले बोला वो प्योर वाटर का था। अब इम्प्योर के लिए मैं क्या बोलूँगा कि whereas the rainwater constitute some impurities which is acidic, that is why this rainwater also forms as acid and conducts electricity. This is the answer. ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। देखिए, in the absence of water, why the acids not shows acidic property। आप देख सकते हैं क्वेश्चन, मेरे पास इंग्लिश बुक नहीं है, इस वजह से मैं जो है वो कन्वर्ट करके बोल रहा हूँ। आप क्वेश्चन समझ लेंगे, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो बहुत ईजी है। अब भाई ऐसा क्यों होता है, मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ, हिंदी में भी समझ में आ जाता है हम लोगों को। जो यदि कोई एसिड है उसमें वाटर एब्सेंट है तो उसका जो नेचर है वो एसिडिक क्यों नहीं होता। देखिए क्या होता है, जो एसिड है ना प्योर फॉर्म में है, भाई एसिड हमें मालूम है। अब हम डायरेक्टली एसिड से जो है वो रिएक्शन कर रहे हैं, या कहना चाहिए उसकी एसिडिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमको ये मालूम है कि एसिड में H प्लस आयंस तो हैं, लेकिन यदि हम उसमें वाटर को मिक्स करते हैं जिसमें भी H प्लस आयंस हैं तो क्या होगा कि ये जो वाटर के H प्लस आयंस हैं वो चाहे HCl हो चाहे H2SO4 हो, कोई भी एसिड हो, HNO3 भी हो सकता है, उसमें जाकर H प्लस आयंस के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देते हैं, या कहना चाहिए उन्हें एक्टिव कर देते हैं, उनकी जो एसिडिक प्रॉपर्टी है उसको एक्टिव कर देते हैं। कौन? वाटर में जो H प्लस आयंस हैं। ठीक है, तो अब ये जाकर क्योंकि उस एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टी को एक्टिव कर रहे हैं, H प्लस आयंस के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं, इसलिए क्या होता है कि वाटर के मिक्स करने पर वो जो एसिड्स हैं वो एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं, या कहना चाहिए उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे, व्हेन वाटर मिक्स्ड विथ एन एसिड इट प्रोड्यूस मोर H प्लस आयंस, or we can say more active H plus ions which liberates the acidic property of acids. That is why we have to mix water with any acid. ठीक है, समझ गए होंगे। सिंपल से आंसर है, कोई बहुत टफ आंसर्स नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आ जाते हैं। यदि आपको कहीं नहीं समझ में आता है तो आप बेशक मुझे बोल सकते हैं, लेकिन मेरी कोशिश पूरी ये है कि मैं आपको समझाऊं, आप मेरे वर्ड्स को समझकर आंसर लिखें। अगला क्वेश्चन है, आपको 5 जो हैं सॉल्यूशंस दिए हुए हैं
A B C D E, मैं ये क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर भी लिख देता हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो। क्वेश्चन नंबर 9th में आ चुका हूँ मैं। A B C D E, ये 5 सॉल्यूशंस हैं और इन 5 सॉल्यूशंस के pH वैल्यूज़ हमें दिए हुए हैं रिस्पेक्टिवली 4, 1, 11, 7, 9। 4, 1, 11, 7 एंड 9। ओके, अब देखिए यहाँ पर इन्होंने 5 कैटेगरीज जो है वो डिवाइड की हुई हैं। फर्स्ट न्यूट्रल। अब भाई न्यूट्रल कौन होगा? हमें मालूम है 1 से 6 तक तो एसिडिक है, 8 से 14 तक बेसिक प्रॉपर्टी वाले हैं, तो बचा 7, तो न्यूट्रल कौन होगा? 7। दैट मीन्स सॉल्यूशन डी इज न्यूट्रल। ओके, solution D is neutral because of its pH value 7. Next is strong base. Now strong base we had categorized the base and acid in strong and weak categories. So 11 shows the strong base property of any base. ओके भाई, क्योंकि 11 जो है हमने देखा कि मैंने आपको बताया था 8, 9, 10 ये वीक बेसिस हैं, बट 11 to 14 आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। 11 से लेके 14 तक जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस हैं। दैट इज वाई सॉल्यूशन सी इज स्ट्रॉन्ग बेस। नाउ नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड। नाउ स्ट्रॉन्ग एसिड मैंने आपको उस दिन भी बताया था जब मैं समझा रहा था कि 0 या 1 से लेकर जो 4 या 4 से थोड़ा सा कम भी हो सकता है, 3 और 4 के बीच में 3.5 समथिंग के आसपास के जो एसिड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। दैट मीन्स बी इज स्ट्रॉन्ग एसिड। वाई? Because of its pH value 1. Okay, now next, weak acid. We have two A and E solutions. A's pH value is 4 and E's is 9. 9 is more than 7, so that it is base, but it is less than 7. That is why it is an acid, but it is weak acid. Now we have only one option, that is E with pH value 9, so it is weak base. Okay, now another question associated with this, हमें जो है असेंडिंग ऑर्डर में जो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन है उसके ऑर्डर में हमें इन्हें जमाना है यहाँ पे। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन की बात हम करते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन मैं आपको समझा चुका हूँ कि जो एसिड्स होते हैं उनमें ज़्यादा होता है, और उन एसिड्स में भी जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन की बात हो रही है यहाँ पर। तो हमें जमाना है असेंडिंग ऑर्डर में, हिंदी में बोलें तो बढ़ते क्रम में, छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। ठीक है, तो सबसे कम H+ आयंस किस में होंगे? स्ट्रॉन्ग बेस में। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस दैट मीन्स C। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ भाई, सबसे पहले आएगा 11 से ज़्यादा होंगे 9 में, 9 से ज़्यादा होंगे 7 में, 7 से ज़्यादा होंगे 4 में, और 4 से भी ज़्यादा होंगे 1 में। है ना, ये हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस की बात कर रहे हैं, है ना। वी हैव टू अरेंज दीज A B C D E in the form of ascending order of concentration of hydrogen ions. So we had categorized these 11, 9, 7, 4, 1. We know that acids have more concentration of
H+ ions than bases, so I categorize in this form. आप समझ गए होंगे कि भाई क्योंकि बेसिस में हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन है वो कम होती है एसिड्स के कंपैरिजन में, इसलिए जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो सबसे पहले आएगा सबसे कम H+ आयंस के साथ, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो सबसे जो है ऊपर लेवल में आएगा H+ आयंस के साथ। ठीक है, ये साइन भी आपको दिख रहा होगा। अब इन्हें यदि हम ABCD के फॉर्म में लिखते हैं तो 11 क्या है भाई, C है। C से ज़्यादा किस में है, E में है। E से ज़्यादा किस में है, D में है। D से ज़्यादा किस में है, A में है। और A से ज़्यादा है B में। तो ये जो है हमने इसको कैटेगराइज कर लिया है। तो इस तरीके से मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन आंसर्स इस क्लास में आपको एक्सप्लेन किए हैं वो ध्यान से समझिएगा और कोशिश कीजिएगा कि कॉपी में अच्छे तरीके से उन्हें आप लिख लें। मैंने पूरी कोशिश की है कि इंग्लिश में भी और हिंदी में भी मैं आपको उन्हें एक्सप्लेन कर सकूं। तो जय हिंद, वंदे मातरम। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, वर्क करते रहिए।